नमस्ते। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो भी राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज को क्लियर करना चाहते हैं। देखो, अगर आपका मन सिर्फ एग्जाम अपीयर करने का है, राजस्थान का हाई कोर्ट देखने का है, एक बहाना है कि भाई इसी बहाने घर से थोड़ा दूर चले जाते हैं, थोड़ा एक रिलैक्स हो जाएगा, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट मत करो। मे बी शायद कोई और अच्छी वीडियो कहीं मिल जाए तो उसको देख लेना। लेकिन फिर दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, अगर आपका इंटेंशन इस एग्जाम को क्लियर करने का है तो इंश्योर कि आप अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लो और कुर्सी पर बैठ जाओ, कागज और पेन लेकर, क्योंकि ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है। तो मेरे पास ना काफी सारे क्वेश्चंस आए कि सर ये नोटिफिकेशन काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, इसमें काफी सारा सब्जेक्ट्स ऐड हो गए हैं। तो मैं वही बना रहा था, मैं बैठा था तो मैंने देखा, जिसमें से मुझे कुछ चीजों में तो बिल्कुल भी कोई खास चिंता वाली बात लगी ही नहीं। जैसे इसके अंदर तीनों नए क्रिमिनल लॉज हैं, तो वो मेरे लिए एक्सपेक्टेड था, वो तो होने ही थे। मगर पुराने वाले भी हैं, तो वो भी मेरे लिए कोई खास डराने वाली चीज नहीं है। अब अगर आपको यहां डर लगता है तो पहली चीज, अगर आपको नए वाले क्रिमिनल लॉ से डर लग रहा है तो एक चीज से तसल्ली करो कि पुराने वाले आपने किए हैं। अगर नहीं किए तो डरो। अच्छा, अगर बात अब पुराने वालों की है कि पुराने वालों के बारे में कुछ खास नहीं पता मगर नए वालों को हमने अच्छे से पढ़ लिया, तो भी थोड़ा बहुत डरो, क्योंकि पुराने वालों के साथ कंपैरेटिव स्टडी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें ना आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी आपके लिए। हैव अ कंपैरेटिव स्टडी, if not for this exam but for the exams in future, ensure that you are not in the dark। अच्छा, फिर इस एग्जाम के अंदर एक बड़ा अच्छा पार्ट है जो अभी तक नहीं था, विच इज फैमिली लॉ। तो काफी सारे लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि सर मेरे स्टेट में देखिए ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, इनसे मिलते जुलते ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मैं इन्हें नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरे स्टेट में ये नहीं आते, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मेरे विद्वान भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है, आप बैठिए और अब चिंता करिए, क्योंकि दिस इज द टाइम फॉर विच आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, एडवाइज्ड यू एंड वार्नड यू। एग्जाम की तैयारी सिर्फ उस बेस पे नहीं होती कि एग्जाम क्या पूछता है, मगर उस बेस पर होती है कि एग्जाम क्या पूछ सकता है। फैमिली लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ दैट यू मस्ट नेवर इग्नोर। अब हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि 2 सब्जेक्ट को और पढ़ लेंगे तो ज्यादा विद्वान बन जाएंगे, इतना विद्वान बन के क्या करना है। तो कोई बात नहीं, फैमिली लॉ भी हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है। फिर इस एग्जाम के अंदर कुछ और माइनर लॉज ऐड हुए हैं और कई सारे लोकल लॉज ऐड हुए हैं। हाँ, अब यहां पर एक चीज थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है कि लोकल लॉज को कवर करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्रूशल हो जाएगा। इसमें एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे लोग हमेशा अवॉइड करते आए हैं, जिसको हम रजिस्ट्रेशन एक्ट कहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट भी एक माइनर लॉ है, क्योंकि कुछ और स्टेट्स में भी ये पूछा जाता है, तो आपको इस चीज पर ध्यान देना है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है, काफी सारे लोगों का एक कंसर्न था कि वैकेंसीज आउट हो गई है, अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, किन चीजों पर ध्यान देना है और किन चीजों पर ध्यान नहीं देना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि वैकेंसीज आउट हो गई है, तो वैकेंसीज को लेकर क्या चीज ध्यान में रखना और क्या चीज ध्यान में मत रखना। तो अगर आप अभी तक क्यूरियस थे कि आरजेएस की वैकेंसी जैसे आएगी मैं एकदम झपट कर इसको पकड़ लूंगा, तो ये आपका मौका है, छोड़िएगा मत, क्योंकि इस बार आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाओगे। अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट है तो ऑल द बेस्ट, अगर ये आपका दूसरा अटेम्प्ट है तो सबसे पहले 1 घंटा निकालो, ये सोचो कि पिछले अटेम्प्ट्स में मैंने क्या गलतियां करी है, उन गलतियों पर सबसे पहले रिफ्लेक्ट करो, एक रिपोर्ट बनाओ, उस रिपोर्ट के साथ अपनी तैयारी शुरू करना। बिना रिपोर्ट के, बिना एनालिसिस के कि आपने पहले गलतियां क्या करी है, इस एग्जाम को अपीयर कर कर एक और बार वेस्ट करने की कोई खास, मुझे नहीं लगता, जरूरत होनी चाहिए हम में से किसी को भी। अब इस एग्जाम के अंदर एक एग्जाम जो पैटर्न होता है ना, उसको थोड़ा ध्यान देते हैं। जब भी हम प्रीलिम्स की बात करते हैं आरजेएस की, तो इसके अंदर बहुत अच्छी एक चीज है कि हमेशा ये क्लियर रखते हैं कि भाई 70% जो होगा वो लॉ होगा, 30% जो होगा वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होगी, जिसमें से 15% इंग्लिश और 15% हिंदी की रहेगी। अब इन 100 मार्क्स के अंदर से आप 30 मार्क्स तो खुद से चुरा सकते हो, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आप बचपन से 12वीं क्लास तक तो करते हुए आए ही हो।
ठीक है। बात आती है अब लॉ की, तो लॉ के लिए क्या अप्रोच रखनी है? सबसे पहले आप अपने मेजर लॉस पर टिक मारते रहिए, क्योंकि मेजर लॉस कहीं ना कहीं हम सबने पढ़ रखे हैं। तो जैसे जैसे एक एक चीज पर आप टिक मारोगे, यू विल ग्रो मोर कॉन्फिडेंट। अब तैयारी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एक छोटी सी डायरी रख लो, 4 5 10 पेज की, या फिर कुछ शीट्स रख लो जिनको आप अपनी एक रिपोर्ट कार्ड की तरह रख रहे हो अपने अगले 40 से 45 दिन के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत क्रूशल होने वाला है। एक तरफ इसमें अपने सारे सब्जेक्ट्स नोट करिए, दूसरी तरफ जैसे जैसे सब्जेक्ट हो रहे हैं उन पर टिक मारते रहिए। तो ये आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता रहेगा। जैसे जैसे होगा आप उसमें टिक मारोगे, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड यू विल ग्रो मोर कॉन्फिडेंट इन दिस सेगमेंट। अच्छा, अब क्या स्ट्रैटेजी रखनी है नाउ दैट द नोटिफिकेशन इज आउट? तो नोटिफिकेशन जैसे ही क्लोज होती है, हमारे पास 30 से 45 दिन का समय होता है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें, हमारे पास 2 ढाई महीने का समय है इस एग्जाम को क्लियर करने का, इस एग्जाम के फर्स्ट स्टेज को क्लियर करने के लिए। अच्छा, अब सबसे पहले हमें उनको एक बार कवर कर लेना है जो मैंने कर लिए हैं, फिर हम उनको डील करेंगे जिनको मैंने नहीं किया है, ताकि एटलीस्ट मेरे पास 70 में से कुछ नंबर पक्के हो जाएं। उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही आप उन पार्ट्स को कर लोगे जो आप कर चुके हो, आपका आधा काम वहां हो जाएगा। फिर जो पार्ट बचेगा उस पर हम मेहनत कर लेंगे थोड़ी सी ज्यादा, ताकि उन चीजों को पढ़कर हम आगे निकल सके। अब देखो, जब भी हम एग्जाम देते हैं ना, तो प्रीलिम्स जो होता है काफी इजी भी रहता है और काफी मुश्किल भी रहता है। प्रीलिम्स की जब भी बात होती है या मेंस की जब भी बात होती है, हर किसी के दिमाग में प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं। आप लोग भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को यूज करिए, मगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखिए। डोंट एक्सपेक्ट दैट सेम पैटर्न टू रिपीट, एक्सपेक्ट अ हार्डर, even worst pattern, which can be more conceptual, which can be more tricky, because that is something what you must be prepared for the worst. We must be prepared for the worst because हमें नहीं पता एग्जाम कैसा होगा। आसान होगा तो मैं कर ही लूंगा। आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ओके, नाउ मूविंग अहेड, ये कुछ चीजें हैं जिन चीजों पर आप ध्यान देना। इस एग्जाम के लिए अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास 3 नए लॉज हैं, क्योंकि इसके अंदर एक आईटी एक्ट है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कुछ लोकल लॉज भी है। तो अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपडेटेड रहने से ना हमारे पास एक एज रहता है कंपटीशन पे। जजमेंट राइटिंग पेपर 1 पेपर 2 दोनों में देखी जा रही है। जजमेंट राइटिंग वाले पार्ट को रिमूव कर देना। अब जैसा मैंने आपको कहा ना कि हमारे पास लगभग 2 से ढाई महीने का टाइम रहेगा। इस 2 से ढाई महीने में सबसे पहली अप्रोच है, जो हमने कर लिया है उस पर टिक, जो नहीं छुआ है उसको हम डील करेंगे। फिर अपन एक बार सारे पार्ट्स को एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि हम इसे क्लोज करें। रिवीजन के टाइम पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए आएगा, जो कि होगा मॉक। जैसे जैसे आप एक सब्जेक्ट को टिक करते जा रहे हो, आप ट्राई करो कि आप उनके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में अपीयर करो। अगर आप किसी कोचिंग में हो, आस्क देम फॉर हेल्प, दे माइट। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारी किताबें हैं, आप उन किताबों को रखिए और आप खुद से उन क्वेश्चन को रीड करिए और उन्हें सॉल्व करिए। यहाँ पर एक बड़ा कैची क्वेश्चन है जो कुछ लोग पूछेंगे कि सर मैंने तो इन बुक्स को इतनी बार लगा दिया है कि मुझे ये ऑर्डर तक मालूम है कैसे होने वाला है। एक काम करिए, आप उन पेजेस की फोटोकॉपी करा लीजिए और उन पेजेस को आगे पीछे से कट करके ऊपर नीचे आगे पीछे करके पेस्ट कर लो। सारे सारे क्वेश्चंस आपके एक तरीके से जंबल हो जाएंगे, एंड ट्राई सॉल्विंग देम, बिकॉज द मोर exam that you will appear right now, the more it will help you, because the first thing that you must now, the most important thing that you must now focus on is first time, second accuracy, एंड थर्ड योर अप्रोच। काफी सारे लोग इस पेपर में लैंग्वेज को बहुत लाइटली लेंगे, तो आपके पास वो एज रहेगा, क्योंकि एज ही कंपटीशन में आपको आगे बढ़ाता है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, हैव अ वेरी गुड गेम प्लान। किस तरीके से आप अप्रोच करने वाले हो, तो हर बार जैसे ही आप टेस्ट अपेयर करते हो, फिर जब आप अपनी कॉपी को देखते हो, यू विल हैव मोर आइडियाज कि अच्छा मुझे और क्या अप्रोच में डिफरेंट करना है, क्या एडजस्ट करना है, किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, विच इज क्रूशल। ट्राई करना, जो भी टेस्ट दोगे उसके लिए एक OMR शीट रखो, क्योंकि OMR पर सॉल्व करना विल हेल्प यू अगेन
आईज और माइंड का एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए। तो ट्राई करो एक अच्छा, एक हेल्दी माइंड, आईज और हैंड्स का एक कोऑर्डिनेशन सेट करने के लिए ओएमआर प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होंगे आप ट्राई करो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट उठाओ। जैसे जैसे आप एक बार पूरे सिलेबस को एक बार टच कर लेते हो फिर ट्राई करो आप मॉक्स अपियर करो। क्या कोई पर्टिकुलर नंबर है कि मुझे कितने मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं? बिल्कुल हाँ, आप एटलीस्ट 8 से 10 मॉक अटेम्प्ट करिए। वो आपको काफी कॉन्फिडेंस देगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नाउ वेदर शुड वी बी कंसर्न अबाउट द कट ऑफ? नो, कट ऑफ इज नॉट योर कंसर्न। हम इस एग्जाम में अपियर इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि मुझे कट ऑफ से ऊपर रहना है। हम इस एग्जाम में अपियर इसलिए होंगे क्योंकि 100 में से 100 क्वेश्चंस मुझे करने हैं। आई हैव टू बी इन द टॉप। ठीक है, अगर हम ये माइंडसेट नहीं रखेंगे और अगर हम कट ऑफ वाली माइंडसेट रखेंगे, ट्रस्ट मी कट ऑफ से हम कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाते हैं क्योंकि कट ऑफ हर बार आगे बढ़ती है और हमें नहीं पता एग्जाम का कंपटीशन किस हिसाब से रहेगा इस बार। प्लीज डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ कट ऑफ। कट ऑफ वाली कोई भी चीज हमें नहीं करनी है। एज पर अगर आप तैयारी कर रहे हो कि भाई कट ऑफ से मेरे को जस्ट ऊपर रहना है, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल अप्रोच है तैयारी की जिसके ऊपर आपको सोचने की बहुत खास जरूरत पड़ेगी। अब एक काम करते हैं प्रीलिम्स के लिए कुछ 3-4 टिप्स के साथ फिर इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सबसे पहली चीज, टाइम बहुत क्रूशल होगा। अंडरस्टैंड यू हैव 2 आवर्स एंड इन 2 आवर्स यू हैव टू अपियर 100 क्वेश्चंस। मतलब 120 मिनट है 100 सवाल करने के लिए। इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी टिक कर दो। Invest your energy in questions you know first. Then once when you have dealt with the questions that you knew, ensure to revise them. Once when you're thorough कि सब कुछ सही है, move to the part that you were not able to recall या फिर जो आपको नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से आप अपना टाइम भी सेव करोगे, जो आपने किया है आप उसको भी अच्छे से चेक कर पाओगे और you will be more satisfied with how you have approached the exam। ठीक है, इन कुछ चीजों पर ध्यान देना, ये आपके लिए काफी क्रूशल रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम में। और अगर आपकी तैयारी अभी भी बहुत अच्छी नहीं है मगर आप क्यूरियस थे कि वैकेंसी आएगी और मैं इस एग्जाम को अपियर करूंगा, देख कर आऊंगा कैसा होता है एग्जाम, ट्रस्ट मी यू शुड बी 100% prepared before you appear in any real time examination, because this exam can have a very important role in your mind. Don't just appear the exam for the sake of appearing the exam because it is not going to serve any purpose for you. अगर आपको सिर्फ ये क्यूरियोसिटी है कि मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, ट्रस्ट मी आपके स्टेट में जब एग्जाम होगा आप उसे अपियर करिएगा। जबरदस्ती एक अलग स्टेट में जाकर अपना टाइम वेस्ट करना, अपने रिसोर्सेज वेस्ट करना, कोई खास इस चीज का फायदा नहीं होता। एग्जाम खत्म होने के कुछ घंटों बाद आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं काफी यूट्यूब चैनल्स पर, इनके ऊपर डिस्कशन होती है, तो यू कैन टेक द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम देयर एंड यू कैन अकॉर्डिंगली सी फॉर योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड वेयर डू यू स्टैंड, बिकॉज इट इज नॉट ओनली अबाउट प्रीलिम्स, मेंस इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। कमर कस लीजिए, खूब अच्छे से तैयारी करिए एंड एंश्योर दैट यू कम आउट एज अ विनर। अब एक बहुत जरूरी सूचना, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो आप हमें मेल कर सकते हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर आपको एग्जाम के किसी भी वर्टिकल में हेल्प चाहिए तो हमारा नंबर स्क्रीन पर जरूर कहीं ना कहीं फ्लैश हो रहा होगा, आप उस नंबर पर कॉल करिएगा। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ लवली डे।